उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान स्वामी चिमन मुक्तानंद महाराज जी, इस संस्थान के निदेशक आदरणीय अतुल कुमारानंद जी, एनसीएसटी कमीशन के अनंत नायक जी, मित्र डीएम किरण जी, प्रोफेसर विवेक जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध विद्वज्जन और एकेडमिक जगत में काम करने वाले सभी अध्ययनरत ऐसे सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। सबको जय जगन्नाथ। जैसा कि हमने देखा कि अपने स्वागत भाषण में यहाँ के निदेशक महोदय ने संस्कृत बोलना शुरू किया, हम सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि भारत में ज्ञान की भाषा संस्कृत, जैसा आजकल इंग्लिश सब कहते हैं ना, ज्ञान की भाषा इंग्लिश है, संस्कृत कहते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान की भाषा संस्कृत है, इसलिए हम लोग सभी समझ पाते हैं। तो ऐसे एक उचित स्थान पर ये आयोजन हो रहा है और इतना अच्छा आयोजन इस संस्थान ने किया है, इसलिए मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत के जो अपना देश है, इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं। इसमें एक विशेषता यह है कि हमारे देश में अपने कुल आबादी का लगभग 9% लोग, लगभग 12 करोड़ जनसंख्या, ये जनजाति समाज की है, जिसको वनवासी कहते हैं, गिरिवासी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। ऐसे लगभग 12 करोड़ लोग हैं और देश के केवल 3 राज्यों में नहीं है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। फिर भी दिल्ली से कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। तो ये छोड़ के सारे देश के सभी राज्यों में जनजाति समाज के लोग कम बड़ी संख्या में रहते हैं। और मैं कहूँगा उड़ीसा ये शायद सबसे बड़ा जनजाति आबादी वाला एक क्षेत्र है, तो ये भी एक इसकी विशेषता है और इसका एक स्थान विशेष ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो सारा समाज है, वैसे हमारे भारत में पहले जहाँ जहाँ लोग रहते थे उस आवास को ध्यान में रखकर कहते थे, जैसे नगरवासी नगरों में रहने वाले, ग्रामवासी गांवों में रहने वाले और वनों में रहने वाले वन निवासी या वनवासी, ऐसा कहते थे। इसलिए हम कई बार सुनते भी हैं कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी। इस प्रकार की भावना होने के कारण ये जो भिन्नता है केवल रहन सहन के कारण है, बाकी आंतरिक ऐसा कोई भी विभेद हमारे अंदर नहीं है। ऐसा हजारों या लाखों वर्षों से हम भारत में रहते आए हैं। लेकिन ये जो नगरीय समाज है, इनको जो आजकल पढ़ाई करता है, ग्रेजुएट होते हैं, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, ये नगरीय लोग हमारे उस जनजाति समाज को, जनजाति शब्द हमारे संविधान ने दिया है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये जनजाति समाज के बारे में कम जानकारी है और जो जानकारी है गलतफहमियां है। और ये गलतफहमी फैलाई गई है, जानबूझकर फैलाई गई है और ये आज नहीं तो अंग्रेजों के जमाने से ये फैलाई गई है। और इसके एकेडमिक जगत में डिस्कोर्स जो चलता रहा या अध्ययन में जो विषय आते रहे, जो प्रारंभिक किताबें जिन्होंने लिखी है, ये अंग्रेज मिशनरियों ने लिखी है, अंग्रेज लेखकों ने लिखी है और उनका दृष्टिकोण ही यही था कि ये समाज शेष भारत से कैसा अलग है ये दिखाने का प्रयास, यही उसका एक रूप था। इसलिए ये समाज पिछड़ा है, गरीब है, असभ्य है, हेड हंटर्स है, ऐसा भी कहते थे। तो एक प्रकार बदनाम करने का एक कोशिश किया गया और फिर 1871 में इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाकर इनको अपराधी भी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार का समाज का एक चित्र बनाया गया, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग जो क्षेत्र था अंग्रेजों के लिए, ये वनों का जहाँ लड़ाई हुई वनवासी क्षेत्र में, वहाँ सबसे ज्यादा अंग्रेज सरकार के नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई, कड़ा मुकाबला करना पड़ा। क्योंकि जनजाति समाज में जो स्वतंत्रता के योद्धा हुए वो कोई 2-4 लोग हाथ में तीर धनुष लेके नहीं निकले, हजारों लोग उनके साथ लड़ाई के लिए निकले। और इस कारण उनको ध्यान में आया कि यहाँ हमारा सबसे बड़ा कड़ी लड़ाई हो रही है, वनवासी क्षेत्र में हो रही है। तो ये वनवासी समाज को कमजोर करना है तो क्या करना पड़ेगा,
तो इसलिए फिर उनको वनों से अलग करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया, फॉरेस्ट अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वैसे विषय अलग बाद में कभी आने वाला होगा, मैं केवल संकेत मात्र कर रहा हूँ। और फिर इसको बदनाम करने की दृष्टि से ये सारी चीजें करते हुए ये समाज असभ्य है, तो जो सभ्य समाज नहीं उसका समाज का अध्ययन क्या हो सकता है। और इसलिए ये जो गरीब है, पिछड़े है, उनका उत्थान करना है, और उत्थान करने का ठेका भी हमने ही लिया है। और इसलिए व्हाइट मैन्स बर्डन कहते थे, ये पूरी दुनिया में हुआ है, कोई भारत में हुआ ऐसा नहीं। अफ्रीका में जाएंगे और अमेरिका में उसी प्रकार का उन्होंने काम किया था। तो व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हुए उन्होंने उनके उत्थान का भी काम करने की दृष्टि से भी कुछ सेवा कार्य चलाए। तो ऐसे असभ्य समाज के बारे में अध्ययन क्या हो सकता है, इसलिए कुछ नहीं अध्ययन हो सकता है। तो इसलिए अध्ययन आज के रूप में जो बाद में हुआ वो कुल मिलाकर के एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट नया क्रिएट किया गया। हमारे भारत में बहुत पहले से ही बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्या के केंद्र थे, और पूरे भारत में गांव-गांव में शालाएं थी, बच्चे पढ़ते थे, विभिन्न विधाओं का अभ्यास करते थे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी नाम का सब्जेक्ट हमारे भारत में कभी नहीं था। रसायन शास्त्र था, भौतिक शास्त्र था, जीव शास्त्र था, सारे इतिहास था, समाज शास्त्र था, अध्यात्म था, ये सारे फैकल्टीज थे, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया, और मोटा मोटी, हालांकि मैं तो कोई एकेडमिक जगत का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, समाज का काम करता हूँ, तो आधिकारिक रूप से आप अधिक अच्छी तरह से बता सकेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि इसका नाक कैसा है, किसकी आंखें कैसी है, इसी आधार पर उसको अलग अलग करने का प्रयास किया गया। और फिर बताया गया कोई मंगोलिया से आए, तो कोई अफ्रीका से आए, कोई और अन्य देश से आए, तो भारत में सभी लोग बाहर से ही आए। कुल मिलाकर ऐसा ही बताने का प्रयास किया, और इस कारण यही पढ़ते पढ़ते अपने लोग बड़े हो गए, और फिर वही सही मानने लगे। और फिर आज कई लोग, मैं तो ज्यादा समय नॉर्थ ईस्ट में बिताया है, तो कई पढ़े लिखे हमारे जनजाति प्राध्यापक यही बोलते कि our forefathers were headhunters। क्यों वो बोल रहे हैं, इसलिए हमने कभी अनुभव नहीं किया। हेडहंटर्स ये तो ऐसा हमारे कभी पूर्वज थे ही नहीं, और कभी हो भी नहीं सकते। उल्टा जिन्होंने हमारे ऊपर हेडहंटर्स लगाया शब्द, उन्होंने कितने लोगों की कत्ल किए देखेंगे, तो हेडहंटर्स जो टैग है वो उनको लगना चाहिए, दुर्भाग्य से उनको नहीं लगा है। तो इस प्रकार का ये प्रकार होने के कारण जो इमेज बनाई गई, आज भी लगभग यही इमेज चलती आ रही है। अभी हालांकि बदलने का बात शुरू हो गई है, लोग अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो इमेज बनाई गई, वो इमेज और रियलिटी, प्रतिमा और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। लेकिन ये अंतर जो है वो लोगों के सामने लाना होगा, और लाना होगा तो अध्ययन करना होगा, और अध्ययन करना है तो शोध कार्य करना है। तो आप जैसे लोग जो ऐसे सारे क्षेत्र में लगे हुए, उनका ये दायित्व बनता है। और सौभाग्य की बात है कि सर मैं बताना चाहूँगा कि इस पे लगभग 30 से 40% लोग ये जनजाति समाज के ही हमारे आते हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे नागपुर से आए वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और भी हमारे मांझी जी हमारे झारखंड से दिवाकर बीज जी हमारे उपस्थित है, हम डॉक्टर हैं, हिस्ट्री के और समाज शास्त्र के बड़े विद्वान माने जाते हैं। ऐसे कई लोग हमारे बीच में हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये इमेज बदलने का प्रयास कर रहे हैं, सही इमेज सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक अच्छी यहाँ ऑडियंस डेलीगेट्स यहाँ आए हैं, तो ये जो है ये शोध कार्य करना होगा। और ये शोध कार्य करना है तो बहुत बार क्या होता है कि आजकल शॉर्टकट, हर चीज जल्दी करने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाए जाते हैं। तो शॉर्टकट के लिए क्या, जो पढ़ना और कॉपी पेस्ट करना या कट पेस्ट जैसा अनुभव करते हैं, इसके द्वारा ये मिलती है। लेकिन जनजाति समाज ये पुस्तकों में पढ़ने से समझने की बात नहीं है। जनजाति समाज को पढ़ना है तो अनुभूति के आधार पर ही आप समझ सकते हैं। जब तक अनुभूति नहीं लेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि जो शोध प्रक्रिया जो पूरी है, जो यूनिवर्सिटी में चलती है और अन्य संस्थानों में चलती है, तो ये शोध कार्य करना है तो प्राइमरी सोर्स जो है उसके लिए गांव में जाना ही पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं जो शोध करता है उनको गांव में जाना पड़ेगा, वहां लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों को मिलेंगे तो वहां सोचेगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पीजी किया हूँ, तो मुझे मिलने वाला भी कोई सुपर ग्रेजुएट होना पड़ेगा। सुपर ग्रेजुएट वहां मिलेगा नहीं,
लेकिन वहां का जानकार जो व्यक्ति है वो बुजुर्ग व्यक्ति है, शायद वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो प्रॉपर ड्रेस में भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके ड्रेस पर मत जाइए, उसके दिखने पर मत जाइए, उसके पहनावे पर मत जाइए, उसके साथ बातचीत करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। शहरी लोग ये सब फटाफट बोलना नहीं शुरू करता है, उसका मन बनाना पड़ता है, दोस्ती करनी पड़ती है, वो भी परखता है ये क्यों आया है, आज ही क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया, वो फिर धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए ये जो प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन जो है वो लेना है तो बहुत बड़े धैर्य की बात है, और इस प्रकार धैर्य पूर्वक यदि शोधकर्ता यदि उसमें लगा रहेगा और उससे जानकारी लेता रहेगा तो फिर ये बातें बनती है। और इसलिए मैं तो यहाँ कहना चाहूंगा कि जो शोध सही में जिसको जनरल क्षेत्र में करना है तो बहुत लिखा हुआ साहित्य मत पढ़िए, या तो हम एक चश्मा लगा लेते हैं कि ये अंधविश्वासी है। अभी मैं जशपुर से आ रहा हूँ, तो जशपुर में हमारे 26 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है, लगभग 10,000 लोग थे और 140 डांसिंग ग्रुप नृत्य टोली आई थी, और सब एक साथ नाचते हैं तो मादल ढोल बजते हैं, और वहाँ पूरा जंगल क्षेत्र है तो वहाँ पर मधुमक्खी हनी बीज इनका बहुत बड़ा है तो छाते बड़े बड़े हैं, तो ढोल बजते तो काटने को आ जाती है, तो ये तो ऐसा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने पूछा कैसा करेंगे, तो बोले चिंता मत करो, यहाँ का जो पुजारी बैगा कहते हैं उनकी भाषा, बैगा आएगा और उनको बांध देगा। मैं बोला ये तो कैसे लॉजिकल बात नहीं है, तो मैं तो शहर में बड़ा बड़ा लिखा कार्य करता हूँ, तो मैं तो अंधविश्वास का चश्मा लगा रही है मेरे आंखों पर। तो वो सही में एक दिन पहले बैगा आया और देखा जाए तो केवल गमछा पहना हुआ है और ऊपर भी ऐसा गमछा पहना हुआ है, और बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने प्रार्थना किया, और फिर प्रार्थना करने के बाद बोला अभी आप कार्यक्रम कर सकते हैं, और आश्चर्य की बात एक भी मधुमक्खी उड़ी नहीं। ये सारा कार्यक्रम निर्विघ्नता से पार हो गया, और फिर कार्यक्रम होने के बाद फिर वो बैठा आ गया, बोला अभी छोड़ना पड़ेगा मुझे, मैं ज्यादा समय नहीं बांध के रख सकता हूँ, वो भूखी रहेगी मधुमक्खी। तो फिर उन्होंने मंत्र किया, और मंत्र करने के बाद फिर देखा सही में मधुमक्खी ऐसे उड़ने लगी। फिर मुझे पता चला कि वो जो पुजारी है उसने भी खाना नहीं खाया था, जब तक बांध के रखा था वो छोड़ने तक वो भी भूखा था, ताकि सहज संवेदना उसके प्रकट हो जाए। आज हम इसको अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास का चश्मा हमारे आंखों पर लगा है, उसका तो पूरा विश्वास उस पर है। इस प्रकार ये जो कुछ शास्त्र, जो कोई शास्त्र होगा, विज्ञान होगा, उसको क्या नाम देना आप दे दो, लेकिन इस प्रकार की भी कई बातें हैं जो आज शहरों के लोगों में हम अनदेखी करते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रकृति की तरफ देखने का उसका दृष्टिकोण जो है ईश्वर के रूप में देखता है, वो प्रकृति को भी देखता है, प्राणी में भी आत्मा का दर्शन करता है। तो इस प्रकार की सही अनेक बातें जब तक हम गांव में नहीं जाएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार इनके जो गीत है, नृत्य है और ये सारी चीजें, लोक कथा है, इस पे भी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। आज कई जगह इन गीतों को भी तोड़ मरोड़ने का काम चल रहा है, उनके ट्यून्स बदलने का भी काम चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर चल रहा है, वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर चल रहा है। तो इस प्रकार ये जो चल रहा है, इसलिए मैं तो कहूंगा ये अध्ययन का जो वर्कशॉप अभी कर रहे हैं एकदम राइट टाइम पर हम कर रहे हैं, और जितना जल्दी हम ये काम शुरू करके और आगे बढ़ेंगे उतना ये देश और समाज के हित में होगा। और ऐसा ये समाज है वो हजारों साल से उसकी ग्राम व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, और वो समाज जो रहता है वो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो सरकार भरोसे ना कभी था ना है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता एक बैठक के लिए गए थे, मीटिंग के लिए गए थे, तो पता चला कि उन्होंने बताया कि दीदी वो कार्यकर्ता थी, उनको बताया कि दीदी आज बैठक नहीं हो पाएगी, कल हो जाएगी। क्यों कल होगी? नहीं बोले हमारे गांव में आग लगी ना तो 6 घर जल गए, तो फिर कल क्या होगा? नहीं बोले घर जल गए तो हमने सब साफ कर लिया, युवकों को जंगल में भेज दिया, वो बांस और लकड़ी लेके आएंगे, आज शाम तक आ जाएगा, हम घर बनाना शुरू करेंगे और कल तक घर खड़े हो जाएंगे, राशन पानी दे देंगे, उनका परिवार का काम शुरू हो जाएगा। और हम शहर के लोग क्या करते हैं, कलेक्टर पे अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो, वो घर बनाएगा, देगा नहीं देगा भगवान जाने। तो गांव के लोग सरकार भरोसे नहीं, वो अपने अपने घर है। अभी ये सही भारत है, ये सही भारत का दर्शन यदि करना है, शहर के लोगों को सीखना है तो ऐसे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कई बातें हैं
जो आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था उनकी कैसी है, ये अध्ययन करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आज सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको हितग्राही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वो आवश्यक नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इनका इतिहास है, संस्कृति है, परंपरा है, पारंपरिक ज्ञान है, इनकी न्याय व्यवस्था है। कई केसेस गांव में निपट जाते हैं, तो उनकी न्याय व्यवस्था क्या है, जुडिशियल प्रूडेंस उनका क्या है, एक अध्ययन का विषय हो सकता है। पर्यावरण पूरक जीवन उनका कैसा है, आध्यात्मिक चिंतन उनका क्या है, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार क्या है, इनके गीत, नृत्य, लोक कला, कहने को जाएंगे तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ वर्टिकल्स आएंगे जिस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। और ये जितना हम अध्ययन करके समाज के सामने लाएंगे तो ध्यान में आएगा जो हमें पढ़ा था वो पूरी तरह से झूठ है। लेकिन जब तक ये पढ़ाई कर अध्ययन के रूप में, किताबों के रूप में, रिसर्च पीएचडी के रूप में हम दुनिया के सामने और एकेडमिक जगत में, टेक्स्ट बुक में नहीं लाएंगे, तब तक ये होने वाला नहीं है। और इसलिए ये शोध कार्य का जो विषय आप लोगों ने लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एक ये भी होता है कि जब हम जाकर उनसे बात करते हुए लिखेंगे, तो हम यदि सचमुच लिखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत बार क्या होता है, जो पहले जिन्होंने लिखा है उससे मेल नहीं खाएगा, ऐसा भी होने वाला है। तो हमको लगेगा अरे वेरियर एल्वी ने तो ऐसा लिखा है, हमारे तो जो जो जानकारी है इस प्रकार है, इन्फ्रेंस ऐसा निकल रहा है, तो हमको इसकी चिंता करने की कोई कारण नहीं है उन्होंने क्या लिखा है। हमको जो सच है वो लिखना है और सही प्रतिमा दुनिया के सामने लानी है, तो हिम्मत के साथ लिखना पड़ेगा। इसके पूर्व लेखकों ने क्या लिखा है इसको ज्यादा हम ध्यान न दें, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार का भी सब बातें हैं। और ये जो सब काम करते के लिए जब हम जाएंगे, तो आज विभिन्न सारे क्षेत्रों में विभिन्न एनजीओ भी काम करें, सामाजिक संस्था भी, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, या गंगा झाबुआ का हमारा जो शिव गंगा प्रकल्प है, उनके भी गांव-गांव में काम है। ऐसे कई अच्छी संस्था है जो देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज की व्यवस्था को ठीक करने में काम करती है। इनका भी सहयोग आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि शोध कार्य में एनजीओ की भी भूमिका या सहयोग आप ले सकते हैं। इस प्रकार करते हुए हम सभी लोग ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सेमिनार में जो सारे चिंतन होगा, मैं समझता हूँ 3 दिन यही सारे बातों पर हम लोग चिंतन करेंगे। तो इतना कहकर मेरी वाणी को बंद करता हूं। जय जगन्नाथ।